भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज होनी है। शाम 4 बजे सीएमओ में बैठक का आयोजन किया गया है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट को लेकर इसमें अहम चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ जमीन आवंटन और निवेश को लेकर छूट पर बड़ा फैसला हो सकता है। सेवा नियम में संशोधन से जुड़े प्रकरणों पर भी फैसला आ सकता है। सौर ऊर्जा से जुड़े संयंत्रों को लगाने पर मंथन होगा। निजी निवेश आमंत्रित करने को लेकर भी विचार और मंथन किया जाएगा। भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरणों के गठन पर भी अहम फैसला हो सकता है, जिसकी कई लंबे वक्त से इंतजार था। सरकार के 1 साल पूरा हो रहा है और ऐसे में कई अहम कार्यक्रम भी होने हैं। इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, अनुमोदन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी का दौरा भी प्रस्तावित है, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे होगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर न सिर्फ चर्चा होगी बल्कि कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। कई मुद्दों को हरी झंडी दिखाने का काम कैबिनेट की बैठक करेगी। अपने दर्शकों को बता दें कि राइजिंग राजस्थान 9, 10, 11 तारीख को होना है। इससे जुड़े इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर किस तरीके से सक्सेसफुल इस इवेंट को बनाया जाए, इस पर भी चर्चा होनी है। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से बैक टू बैक मीटिंग इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ले रहे हैं। न सिर्फ बैठकों में समिट को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाना है इस पर चर्चा हो रही है, बल्कि व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए खुद जमीन पर उतरे हुए हैं मुख्यमंत्री। लिहाजा प्राथमिकता के तौर पर इस समिट पर तो चर्चा होगी, साथ ही कई बड़े फैसले भी अलग अलग विभाग से जुड़े हुए लिए जा सकते हैं। खबर कोटा से है, जहां पर रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के उडवा में सरकार आपके द्वार समस्या समाधान शिविर आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने परिवारों की जनसुनवाई की और निस्तारण के निर्देश दिए। बुजुर्ग महिला की गुहार पर उन्होंने बेटे और बहू को घर से बुलवाकर समझाइश की। बोले कि ये मेरी भी मां जैसी हैं, इनका अपमान मत करो। इस दौरान मदन दिलावर खुद भावुक तक हो गए और बुजुर्ग महिला के बहू बेटे को बुलाकर पाठ भी पढ़ाया। आप मत बोलो, ये बढ़ जाएगी ना तो याद आएगी तुमको। ये बढ़ जाएगी जब याद आएगी। 1 साल 2 साल 3 साल के बीमार है और जिसको माँ बाप की दुआएं मिल गई ना बहुत आगे जाता है। बंदों में मिल गए कितना इतना दोनों तो रोता ही रहता है। तो 2 साल जैसे ये मान ले, ये तो सुनो, ये तो खराब है मान लिया। 2 साल सुन ले खराब नहीं होता है, ये मान ले तो खराब। तुम्हें तो हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, वो आपका हाथ जोड़ो। अना तो ये तो के दो कभी से बोल जमा रोटी आप बोलेगा से बोलेगा से बड़ा गलत ना बोलो। मां हाथ जोड़ दे, हाथ जोड़ी माता इतना कुछ बोलो। आज एक जोड़ लो। इस बीच बड़ी खबर भरतपुर से आ रही है, जहां पर क्यूआरटी और गौ तस्करों के बीच जमकर फायरिंग हुई। गौ तस्करों ने क्यूआरटी टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी एक राउंड फायर किया। क्यूआरटी टीम ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। 5 तस्कर थे, जिनमें से 4 अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। गौ तस्कर के पास से अवैध देसी कट्टा, 300 बोरा बोर, 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। हरियाणा नगर थाना क्षेत्र के थून गांव निवासी है फरार आरोपी। पिकअप गाड़ी में 6 गौवंश को भरकर ले जाया जा रहा था हरियाणा। गौवंश की तस्करी की सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई और ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। नदवाई थाना क्षेत्र के गांव रोनेजा की यह घटना है। अगली खबर चूरू से है, जहां पर पॉस्को की धाराओं में पिछले महीने दर्ज हुई एफआईआर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में पीड़िता ने 13 लोगों के खिलाफ झुंझुनू में नामजद 0 एफआईआर दर्ज करवाई है। पीड़िता ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि आरोपी ने अपनी खुद की लड़ाई में उसके साइन किए गए कागज को बाल कल्याण समिति बीकानेर, बाल कल्याण समिति चूरू और बाल कल्याणी समिति झुंझुनू से जुड़े लोगों और अन्य व्यक्तियों ने षड्यंत्र करके गलत इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही दबाव बनाया गया कि वो उनके कहने के मुताबिक बयान दे और ऐसा नहीं करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। उसके फोटो वायरल करने की धमकी दी गई। झुंझुनू पुलिस ने इस मामले में 0 एफआईआर दर्ज कर ली है और चूरू पुलिस को बताया जा रहा है कि इसे आगे भेजा जाएगा। हाँ, आज एक हमारे थाने पर पोक्सो का मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि मामला तो चूरू जिले का है, मगर जो बालिका है वो हमारे क्षेत्र की रहने वाली है, तो उसकी मां के साथ आई थी, उसने मुकदमा दर्ज करवाया है।
तो 0 नंबर FIR दर्ज करके और हम चूरू भिजवा दिया। ये तात्कालिक जो CWC झुंझुनू के जो अध्यक्ष है उनके और बीकानेर CWC के सदस्य और चूरू CWC के सदस्य और वहां के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। 2 पत्रकारों के भी उसमें नाम है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हमने मुकदमा दर्ज करके और 0 नंबर FIR काट के चूरू भिजवा। और इस बीच बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है, जहां पर फैक्ट्री में अचानक आग लगी। सुबह के बताया जा रहा है 5 बजे जब आग लगी है फैक्ट्री में, सालावास कृष्णा नगर पेट्रोल पंप के पास फैक्ट्री स्थित है, जहां पर ये आग लगी है। 8 दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तस्वीरें भी आ गई हैं, जहां पर आग बुझाने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से अभी भी मौके पर कई दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। जोधपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फैक्ट्री, जहां पर अचानक भीषण आग लगी। आज सुबह की बात है, 5 बजे के आसपास ये घटना घटी है। सालावास कृष्णा नगर, जहां पर पेट्रोल पंप के पास इस फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 8 दमकल गाड़ियों को यहां पर बुलाया गया है। 8 दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। सुरक्षा की दृष्टि से अभी भी दमकल मौजूद है। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने जयपुर में कानून मंत्री जोगाराम पटेल से मुलाकात की है और राजसमंद जिला मुख्यालय पर विशेष राजस्व और श्रम न्यायालय की स्थापना की मांग रखी। विधायक माहेश्वरी ने मंत्री पटेल को अवगत कराया कि राजसमंद जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में राजस्व और श्रम संबंधी प्रकरण लंबित चल रहे हैं। इन मामलों के शीघ्र समाधान के लिए विशेष न्यायालयों की जरूरत है, ताकि आमजन को न्याय मिलने में देरी न हो और विवादों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर को दिल्ली स्थित उनके आवास पर फोन के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी को अनूपगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। यह खास रिपोर्ट इस पर देखिए। मोबाइल उठाने भर की देर थी, फोन के उस पार बैठा शख्स ना कुछ सोचने समझने के लिए तैयार था, ना कुछ सुनने के लिए। उसे बस अनर्गल गालियां देनी थी, जान लेने की गीदड़ भभकी देनी थी। मेरे जो रजिस्टर्ड फोन नंबर पर एक कॉल आया, मैंने कहा हाँ भाई साहब, मेरी आदत है, मैं भाई साहब ही बोलता हूँ। तो उसने अनर्गल गालियां बोलनी शुरू कर दी सीधा ही, और के बोले तुझे गोली मार दूंगा, तू समझता क्या है, तू राज्यसभा में इसलिए आया है क्या? अरे मैंने कहा क्या हो गया, किसको लगाया आपने फोन? तो वो तो बोले ही जा रहा था और अनर्गल मतलब मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा था, लगातार गालियां बोलता जा रहा था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बताते हैं कि शख्स ने करीब 2 मिनट तक उनको धमकाया। उनकी ओर से जब उसे फोन किया गया तो कभी उसने बिहार से कॉल करने की बात कही तो कभी अनूपगढ़ से। राठौड़ कहते हैं कि धमकी के बारे में पूछने पर उसने फोन काट दिया। अच्छा, उसी नंबर पर हमने बाद में भी कोशिश की, हमारे मित्र हैं उन्होंने भी कोशिश की, एक चैनल वाले जो योगा योग सामने आ भी गए थे तो उन्होंने भी कोशिश की उस नंबर पर, लेकिन वो कभी तो बोलता है मैं बिहार से बोल रहा हूँ, कभी बोलता है अनूपगढ़ बोला ना, अनूपगढ़ बोला उसने बोला कि अनूपगढ़ से बोल रहा हूँ। और फिर इन्होंने कहा कि आपने मदन राठौड़ को धमकी दी तो उसने फोन काट दिया। सीएम भजनलाल शर्मा ने पूरे मामले की जानकारी ली। मदन राठौड़ ने कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को खत लिखा है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू की है और कुछ ही घंटों की कवायद के बाद आरोपी को अनूपगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। मानसिक रूप से ठीक नहीं कहा जा सकता, कहीं न कहीं जो है मानसिक रूप से थोड़ा सा अनस्टेबल प्रतीत हो रहा है। और इसका जो लड़का है आशीष, उसने भी यही बताया कि इसके पिताजी की कुछ जो है मानसिक परेशानी। सर, हेतराम ने अपने लड़के के नंबर से कॉल किया था मदन राठौड़ जी को। हेतराम जो नंबर इस्तेमाल कर रहा है वो सिम इसके लड़के के नाम से इशू है, बाकी उस मोबाइल का इस्तेमाल ये खुद कर रहा है। तो पुलिस के द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी सर? आगामी जो भी विधिवत कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। अनूपगढ़ एसपी रमेश मौर्य के मुताबिक हेतराम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हेतराम कलेक्टर और एसपी ऑफिस में कई तरह के परिवाद देता रहा है। पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई की बात कह रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।
अजमेर से बड़ी खबर है। दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे के केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस पर बड़ा बयान दिया है। कहा कि कोर्ट ने संबंधित पार्टियों को नोटिस जारी किए हैं। जवाब के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। न्यायालय के आदेशों का सम्मान करना चाहिए। सुनिए वासुदेव देवनानी क्या कह रहे हैं। दरगाह को लेकर के जो विषय चल रहा है उसमें कोर्ट ने संबंधित पार्टियों को नोटिस इशू किए हैं। उनके जवाब के आधार पर कोर्ट अपना निर्णय करेगी। सबको कोर्ट के निर्णयों का इंतज़ार भी करना चाहिए और सम्मान भी करना चाहिए, और जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति इस पे राजनीति न करे, क्योंकि यह देश और समाज के साथ जुड़ा हुआ विषय है। यूपी के संभल के बाद अजमेर दरगाह को लेकर भी दावों का दौर जारी है। एक और जहां हिंदू पक्ष दरगाह से पहले यहां मंदिर होने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इस बात को नकार रहा है। ऐसे में जानना जरूरी है कि हिंदू पक्ष के दावों का आधार क्या है। दरअसल हिंदू पक्ष ने अपने दावों में 1911 में लिखी गई हरविलास शारदा की किताब हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का जिक्र किया है। 168 पन्नों की इस किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम से एक पूरा चैप्टर है। इस ग्राफिक्स के पेज नंबर 93 पे लिखा है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल पर छतरी है। वह किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। दरवाजे पर बनी छतरी की सतह पर खूबसूरत नक्काशी को चूने और रंग पुताई से भर दिया गया। इसके आगे पेज नंबर 94 पर लिखा है कि छतरी में जो लाल रंग का बलुआ पत्थर का हिस्सा लगा है वह किसी जैन मंदिर का है। आगे पेज नंबर 96 के मुताबिक बुलंद दरवाजे और अंदर के आंगन के नीचे पुराने हिंदू मंदिर के तहखाने हैं। इसमें कई कमरे अभी भी वैसे ही हैं। यह सब देखकर लगता है कि दरगाह को मुसलमान शासकों ने पुराने हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया है। वहीं पेज नंबर 97 पर हिंदू परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की छवि है। इस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार चंदन जलाता था। इस जगह को अब दरगाह के घड़ियाली यानी घंटी बजाने वाला के रूप में जाना जाता है। अब इस मामले को लेकर दरगाह दीवान जैनुअल आबेदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दावा किया दरगाह के नीचे कोई मंदिर नहीं था, पहले यहाँ मैदान हुआ करता था। वहीं अंजुमन दरगाह कमेटी सचिव ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थान पर वाद लगा देना ठीक नहीं है। वर्शिप एक्ट हर जगह लागू होना चाहिए। ये उस जमाने में ये सब कच्चा था। जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह तशरीफ लाए तो उस जमाने में ये कच्चा मैदान था, उसके अंदर उनकी कब्र थी। अब साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर कब्र होगी और वो भी कच्ची, 150 साल तक आपका मजार कच्चा रहा, बिल्कुल भी वहां कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो उसके नीचे टेम्पल कहां से आ गया भाई। अगर माहौल सही होगा तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 को इम्प्लीमेंट करे कोर्ट, जो पार्लियामेंट से इनेक्ट हुआ है, ताकि ये रोज की चूहा बिल्ली की लड़ाइयाँ बंद हो। देश का सांप्रदायिक स्वाद खराब हो रहा है और देश की एनर्जी इन चीज़ों में वेस्ट हो रही है, जो कि रोजगार देने में और महंगाई कम करने में और देश को आगे बढ़ाने में होना चाहिए। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बनाया गया था, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 तक जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था उसमें छेड़छाड़ पर रोक लगाई गई है और पूजा स्थलों के धर्मांतरण पर रोक का प्रावधान है। दावों का दौर जारी है। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को मंजूर करने के बाद कोर्ट ने दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
देखना है आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बीच अलवर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर छात्राओं से मारपीट के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षिका सोनल मिश्रा को निलंबित कर दिया है। डीईओ मुख्यालय प्राथमिक शिक्षा ने आदेश इस बाबत जारी किए। तस्वीरें आपको उस आदेश की प्रति की दिखा रहे हैं। दरअसल शिक्षिका पर मारपीट के आरोप लगे थे। शुरुआती जांच में शिक्षिका दोषी पाई गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर असर देखने को मिला। दरअसल आपके पसंदीदा चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जहां पर अलवर में छात्राओं के साथ मारपीट हुई थी। रोते बिलखते हुए कैमरे पर उन्होंने कई बातें कही। शिक्षा विभाग ने अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़ा एक्शन लिया। शिक्षिका, जो कि आरोपी शिक्षिका है, सोनल मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। डीईओ मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षिका ने ये जो आदेश जारी किए हैं, शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश जारी हुए हैं उसकी प्रति भी आपको हम दिखा रहे हैं। इसी शिक्षिका पर मारपीट के आरोप लगे, जिसमें शुरुआती जांच में शिक्षिका को दोषी भी पाया गया। खबर धौलपुर से, यहां पर सैपा उपखंड क्षेत्र के परौआ गांव निवासी कुछ लोग विद्युत विभाग के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। विभाग की मनमानी का शिकार चूंकि ये बने हुए हैं। बताया गया है विभाग के कर्मचारी की ओर से बिना कनेक्शन कंप्लीट किए हुए 7 परिवारों को बिल थमा दिया गया है, जबकि बीते कई महीने से लोग कनेक्शन जुड़वाने के लिए विभाग कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि उनके घर में विद्युत कनेक्शन की फाइल पर कर्मचारियों ने मीटर तो लगा दिया, लेकिन ट्रांसफार्मर से केबल में कनेक्शन आज तक नहीं जुड़ा है। उनके द्वारा अधिकारी को कई बार शिकायतें की गई, लेकिन घरों के बाहर लगे मीटर शोपीस ही बने हुए हैं। हाथ तो इस बात की तब हुई जब बिना कनेक्शन के ही घरों में बिना लाइट जले ही 7 लोगों को हजारों रुपए का बिल थमा दिया गया है। घरेलू कनेक्शन करवाया है और 7 महीने से सैपऊ बिजली विभाग के कनेक्शन का चक्कर काट रहे हैं और मीटर लगा है, केबल लगी है, डीपी रखी नहीं गई है, एबीसी खिंची नहीं है, कनेक्शन जुड़ा नहीं है, रीडिंग में मीटर में रीडिंग है ही नहीं और क्या कहते हैं बिल आ गया 2 महीने का। तीसरा महीने का 12 तारीख को फिर आ जाएगा। कोई भी विभाग का आदमी सुन नहीं रहा है। उसके लिए मैंने बात की थी जीएम साहब से, तो उन्होंने ये बताया था कि पहले जब कनेक्शन करने गए थे उस टाइम लाइन खींच के और मीटर भी लगा दिए गए थे। ठीक है, बाहर में कोई विवाद होने के कारण शायद इनकी हो सकता है केबल उतार ली गई हो और जब चालू कर दिया गया था तो उन्होंने कंप्लेंट करके भिजवा दी जीएम साहब ने। उसके आधार पर इनकी बिलिंग होगी। हालांकि मेरे पास आए थे, मैंने उनको कह दिया अगर आपके मीटर नहीं लगे हैं या कोई सप्लाई चालू नहीं है तो कल सप्लाई चालू करवा देंगे और जो रीडिंग अगर मीटर में गलती से आ गई है, लाइनमैन ने ले ली है, तो उसको बिल्कुल बिलों को दुरुस्त करा देंगे। चित्तौड़गढ़ के सागवाड़ा थाना पुलिस ने थाना इलाके से चोरी हुए 9 गधे चित्तौड़गढ़ के कपासन से बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने इनके साथ ही गधे चोरी करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी ने गधे चोरी करने की बात कबूल की। वहीं पुलिस चोरी के आरोप में फरार 2 आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपी जिस पिकअप में गधों को लेकर गए थे, पुलिस उसी को खोजते हुए आरोपियों तक पहुंची है। बता दें कि पीड़ित मालाराम ने 18 नवंबर को गधे चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, एक वीडियो भी पुलिस को सौंपा और उसी वीडियो के आधार पर पिकअप की तलाश करते हुए पिकअप चालक को डिटेन किया। पूछताछ की तो उसने गधे भरकर सलुम्बर के पास छोड़ने की बात बताई। पुलिस छानबीन करते हुए सलुम्बर पहुंची और फिर चित्तौड़गढ़ के कपासन पहुंची। यहां से पुलिस ने आखिरकार चोरी किए 9 गधों को बरामद कर लिया। जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की लगातार गड़बड़ी और वोल्टेज की शिकायत सहित कई गंभीर अनियमितताओं पर डिस्कॉम के एमडी ने सख्त एक्शन लिया है। डिस्कॉम एमडी ने जैसलमेर एक्स इंजीनियर जेआर गर्ग को एपीओ कर दिया है। एईएन सोहन लाल, इंजीनियर सुपरवाइजर धनपुरी, कनिष्ठ अभियंता अनिल कुमार को निलंबित कर दिया गया है। उसके आदेश की प्रति भी आपको हमने दिखाई। डिस्कॉम के 4 अधिकारियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया, लिहाजा विभाग में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। अलवर में केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री और सांसद भूपेंद्र यादव ने अलवर सांसद खेल उत्सव का शुभारंभ किया। कंपनी बाग से 2 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का शुभारंभ हुआ है। कंपनी बाग से 2 किलोमीटर की मैराथन दौड़ की शुरुआत
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खुद इसमें हिस्सा लेते हुए की है। उन्होंने नगली सर्किल से लेकर इंदिरा गांधी स्टेडियम तक लोगों के साथ दौड़ लगाई। इस दौरान पूर्व विधायक जयराम जाटव, जिला प्रमुख बलवीर चिल्लर, प्रधान वीरवती और महापौर के साथ शहर के अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। भूपेंद्र यादव 11 बजे बताया जा रहा है कि मिनी सचिवालय में अलवर रेलवे स्टेशन के विकास से जुड़ी हुई रिव्यू बैठक भी लेंगे और 12 बजे जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान समिट कार्यक्रम में भाग लेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री झुंझुनू जिले के प्रभारी अविनाश गहलोत की संवेदनशीलता एक बार फिर सामने आई है, जहां उन्होंने 5 साल से घर में ही कैद मानसिक रूप से कमजोर 21 साल के दिलीप को इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए मनोचिकित्सालय जयपुर के लिए भिजवाया। अब मानसिक रूप से कमजोर दिलीप का इलाज सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के खर्चे पर किया जाएगा। बता दें कि मंत्री अविनाश गहलोत राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के लिए जिला स्तरीय समारोह के लिए झुंझुनू पहुंचे हुए थे। स्थानीय निवासी हंसराज सैनी ने मंत्री गहलोत को मानसिक रूप से कमजोर दिलीप की स्थिति के बारे में बताया, जहां पर उन्होंने ये बड़े अब निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सर्दी ने इस बार देर से दस्तक दी है। श्रीगंगानगर में तापमान में गिरावट हालांकि अब दर्ज होने लगी है। श्रीगंगानगर जिले में दिन का तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस तो रात का तापमान लगभग 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। सुबह और शाम के वक्त ठंड से बचाव के लिए लोगों ने अब गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। श्रीगंगानगर के मौसम के मिजाज का संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने जायजा लिया है। नवंबर महीने का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन की यदि हम बात करें तो राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सर्दियों की आहट हो चुकी है। हालांकि इस बार भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सर्दियों ने काफ़ी देरी से दस्तक दी है, लेकिन अब जब दस्तक दे दी है तो लोगों पर इसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला है। हालांकि आज की यदि हम बात करें तो श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में कहीं भी फॉग नहीं है और फॉग के साथ साथ यदि हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो पिछले 2 दिनों से श्रीगंगानगर जिले के एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। आज की यदि बात करें तो आज का AQI लगभग 170 के आसपास दर्ज किया गया है, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन मॉडरेट श्रेणी में माना जाता है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि AQI के घटने की वजह से श्रीगंगानगर की जो प्रदूषित आबोहवा पिछले काफ़ी दिनों से चल रही थी उसमें आंशिक सुधार हुआ है। और जैसे जैसे तापमान की बात करें तो देखिए रात का तापमान तकरीबन 11 डिग्री सेल्सियस और दिन का तापमान तकरीबन 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। हमारे साथ कुछ यहाँ के युवा खड़े हैं, इनसे हम बात करने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इनका पहनावा दिखाएं तो अभी देखिए इस समय लोगों ने पूरी तरह से अपने आप को गर्म कपड़ों में ढकना शुरू कर दिया है, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त अच्छी खासी ठंड पड़ती है। कुछ बात भी करते हैं हम आपसे। कहाँ से आ रहे हैं आप? सर ब्यावर जिले से। अच्छा जी, ब्यावर से आ रहे हैं आप। तो अभी कैसा मौसम है? यही हाल है वहाँ का भी। यहाँ का कैसा है? यहाँ का भी ठीक है, अभी सुबह सुबह ठंड हो रही है काफ़ी, और शाम के टाइम भी काफ़ी ठंड होती है। और ठीक है, ठंड पड़नी चालू हो रही है धीरे धीरे। तो आपने तो कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं, गर्म कपड़े? हाँ जी सर, ठंड से बचने के लिए। तो ठंड से बचने? हाँ जी सर। आप भी ब्यावर से आ रहे हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। अच्छा जी, तो अभी कैसा मौसम है बताओ जरा गंगानगर में? है सर, ठंडा मौसम तो है अभी, बस शाम को भी हो जाती है, सुबह भी हो जाती है ठंड। अच्छा, कोहरा वगैरह? हाँ है, कोहरा वगैरह भी है। तो बचाव के लिए कुछ इंतजाम? हाँ, सर्दी वाले कपड़े पहनो। ऐसे में मौसमी बीमारियां होने का अंदेशा बना रहता है। इस बीच न्यूज 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस मौसम के बदलाव के दौरान अपने आप को ठीक तरह से ढककर रखें, ताकि मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से बचा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्रीगंगानगर। माउंट आबू में नवंबर महीने का आज आखिरी दिन है, लेकिन माउंट आबू में पिछले 3 दिन से ठंड का तापमान लगातार 2 डिग्री पर बना हुआ है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर का तापमान जवाब बिंदु पर रहा। माउंट आबू में आने वाले दिसंबर महीने में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। पर्यटक माउंट आबू में ठंड का आनंद ले रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज 18 राजस्थान पर।